कोशिश करूँगी कि जो भी मुद्दे हमारे सामने आज हैं उसके ऊपर मैं एक पूरी बात रख सकूँ। मैं शुरू में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन क्या है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन क्यों बना और उसकी क्यों ज़रूरत मुसलमान औरतों को महसूस हुई, उसके बारे में थोड़ी सी बात बताकर मैं फिर जो हमारा आज का मुद्दा है उस पर आऊँगी। जैसे कि नाम से ही समझता है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ये भारत में रहने वाली मुस्लिम बहनों का एक संगठन है। हम अपने आप को आंदोलन कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बहनें इसमें जुड़नी चाहिए। कई लोग हमसे पहले भी पूछते थे, अब भी पूछते हैं कि हमारे देश में एक बहुत ही सशक्त महिला आंदोलन होने के बावजूद मुसलमान औरतों को अपना आंदोलन खड़े करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मुसलमान औरतों ने अपना आंदोलन क्यों शुरू किया, ऐसा सवाल लोग अब भी पूछते हैं। तो उसके 3 मुख्य जवाब हैं। एक तो अगर हम मुस्लिम समाज को देखें तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट में बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिया है कि 70 साल की आज़ादी के बाद भी एक इतना बड़ा माइनॉरिटी समाज जो है वो पीछे रह गया है। एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, हर ह्यूमन राइट्स के या ह्यूमन डेवलपमेंट के पैरामीटर देखें तो 14% ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन लेफ्ट बिहाइंड। एक बहुत बड़ा तबका हमारे समाज का पीछे रह गया है और उसकी अगर समाज पीछे रह जाएगा तो औरतें भी जाहिर है उस समाज के पीछे रह जाएगी। और इसकी वजह हम देखते हैं तो एक तरफ जो हमारी सरकारें आकर गई है, गवर्नमेंट और द स्टेट, वो स्टेट ने, वो गवर्नमेंट्स ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंट्स बनी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इस समाज के तरफ नहीं निभाई कि एक बड़े समाज के तबके से आप वोट लेते रहे, वोट बैंक उनको बनाकर रख दिया, लेकिन उसके बदले में वो समाज को तरक्की नहीं मिली, डेवलपमेंट नहीं मिला। और ये इसके लिए हम एक तरफ हम स्टेट को ज़रूर जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि हमारे कम्युनिटी के अंदर भी लीडरशिप की कमी रही है। ऐसी लीडरशिप जो सामाजिक बदलाव के लिए काम करे, आर्थिक और शैक्षणिक बदलाव के लिए काम करे, इस तरह की लीडरशिप आज तक भी हमारे देश, हमारी कम्युनिटी में उभर कर नहीं आई है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बीच में कोई अम्बेडकर नहीं आए जो एक रास्ता हमें कम्युनिटी को दिखा सके। और जो लीडरशिप रही वो बहुत ही सीमित, बहुत ही नैरो रिलीजियस लीडरशिप उभर के आई और आज भी उसी तरह की लीडरशिप का प्रभाव हमारे समाज पर है। और तीसरी तरफ अगर हम महिला आंदोलन की बात करें, क्योंकि बहुत ही मजबूत महिला आंदोलन 70 के दशक से हमारे देश में है और उस महिला आंदोलन में भी मुसलमान औरतों के जो मुद्दे हैं वो उठाए नहीं गए। कहीं पर हमारा महिला आंदोलन एक अपर कास्ट, अपर क्लास महिलाओं का संगठन बनकर रह गया। कई कामयाबियां जरूर मिली है महिला आंदोलन में, बहुत कामयाबियां हमें दी है, लेकिन मुस्लिम समाज के, मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम बहनों की लीडरशिप को कहीं पर जगह नहीं मिली महिला आंदोलन में। और इस वजह से हमें लगा कि मुस्लिम बहनों को अपना एक संगठन बनाने की ज़रूरत है ताकि मुसलमान औरतों को अपने ही कम्युनिटी में स्पेस मिल सके, एक जगह मिल सके जहाँ पर वो अपनी बात खुलकर रख सके अपने कम्युनिटी के अंदर और सरकार के सामने। तो कहीं पर बीएमएमए का बनना मुस्लिम समाज के अंदर एक डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस की शुरुआत हुई है, जहाँ ये हम कह सकते हैं, और जहाँ पर मुस्लिम औरत या कोई भी औरत जो है वो एक औरत भी है, वो गरीब भी है और वो उसके कम्युनिटी और रिलीजन से भी प्रभावित होती है। तो ये कहना कि हम सब औरतें एक हैं, हाँ हम ज़रूर एक हैं, लेकिन कहीं पर हमारी कम्युनिटी, हमारा रिलीजन, हमारी लैंग्वेज, हमारे रेस, एथनिसिटी, ये सारे जो आइडेंटिटी के मार्कर्स हैं वो भी हमारे मुद्दों को अफेक्ट करते हैं। सो आई एम अ वुमेन, आई एम अ मुस्लिम वुमेन, आई एम अ पुअर मुस्लिम वुमेन। तो जेंडर, क्लास, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें मुझे अफेक्ट करती है। अगर मैं तीनों चीज़ों को साथ में एड्रेस नहीं करूँगी तो कहीं पर मेरे मुद्दे पीछे रह जाते हैं। तो यही सोचकर हमने 2007 में बीएमएमए की शुरुआत की। हमें 10 साल पूरे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा हमारी मेंबरशिप है, 15 राज्यों में हम काम करते हैं। और क्या काम करते हैं तो एजुकेशन, लाइवलीहुड, सिक्योरिटी, लॉ रिफॉर्म, हेल्थ, ये सारे मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। इस पर हम काफ़ी काम पूरे देश भर में कर रहे हैं।
और हम अपने आप को एक नॉन पार्टी पॉलिटिकल संगठन कहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन हमारा काम बहुत पॉलिटिकल है, क्योंकि हम समाज के अंदर के जो हेजेमनी है, समाज के अंदर की जो ताकतें हैं जो समाज को जकड़ के रखी है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और सरकार के सामने एक वैकल्पिक आवाज़, एक ऑल्टरनेटिव वॉइस करके हम उभरने की हमारी पूरी कोशिश रही है। और मैं आगे चल के बताऊंगी कि क्या क्या हमने हासिल किया है, लेकिन उसके पहले मुस्लिम फैमिली लॉ का जो मुद्दा है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगी। मुस्लिम फैमिली लॉ या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हम कहते हैं, पूरे 70 साल के इतिहास में मुस्लिम फैमिली लॉ का 2016 तक भी मुस्लिम फैमिली लॉ हैज नॉट बीन कोडिफाइड। अगर आप हिंदू समाज का देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 में ही आ चुका था। 1955 में हिंदू पर्सनल लॉ वाज कोडिफाइड। 1936 में पारसी फैमिली लॉ, पर्सनल लॉ वाज कोडिफाइड। हालांकि पारसी समाज बहुत छोटा है, स्मॉलेस्ट माइनॉरिटी इन आवर कंट्री, लेकिन उनका भी पर्सनल लॉ कोडिफाइड हुआ है। क्रिश्चियन समाज का कानून तो 1860 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तभी से ही उसकी कोडिफिकेशन की शुरुआत हुई है, और जैसे वक्त जाता है अलग अलग तरह के अमेंडमेंट्स उसमें आते रहते हैं। तो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन पारसी माइनॉरिटी कम्युनिटी का भी पर्सनल लॉ हमारे देश में कोडिफाई किया हुआ है, पार्लियामेंट ने उसको पास किया हुआ है। लेकिन एक इतनी बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी है मुसलमानों की, 70 साल हो गए हैं और अभी तक उसका कोडिफिकेशन नहीं हुआ है। उसकी अलग अलग वजह है, उसके लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, उसमें पार्टीशन के वक्त क्या हुआ, आज़ादी के वक्त क्या हुआ, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन the fact remains that till this date the Muslim family law in India has not been codified. थोड़े से प्रयत्न हुए हैं। पहला जो अटेम्प्ट हुआ मुस्लिम फैमिली लॉ कोडिफिकेशन का वो 1937 में हुआ। इन 1937 the Sharia Application Act was passed by the British government. ये कानून में लिखा है और ये दिस एक्ट इज स्टिल एप्लीकेबल कि मुस्लिम समाज पर रीति रिवाज लागू नहीं होंगे, शरिया विल बी अप्लाइड टू द मुस्लिम कम्युनिटी henceforth. So this act of Sharia Application Act was passed in 1937. फिर उसके 2 साल बाद डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट पास हुआ 1939 में, जहाँ पर मुसलमान औरतों को कोर्ट में जाकर तलाक देने की इजाज़त मिली। तो बहुत ही इनकम्प्लीट और अधूरा सा ये कानून है कि जहाँ पर मुसलमान आदमी तब भी और आज भी जुबान से, चिट्ठी से, किसी भी तरह से वो तलाक दे सकता है, लेकिन मुसलमान औरत को अगर तलाक देना है तो उसको कोर्ट में जाने की का ये कानून बन गया 1939 में, 1939 में। और आज़ादी के बाद फिर पार्टीशन हुआ, वो सारा जो हुआ वो हुआ। उसके बाद तीसरा कानून जो आया 1986 में, विच इज़ द मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट। ये पूरे शाहबानों का जो प्रकरण हुआ उसके बाद ये कानून आया, जिसमें ब्रीफली अगर इसको रखें तो मुस्लिम औरत कोर्ट में जाकर पोस्ट डिवोर्स मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकती है। तलाक होने के बाद मेंटेनेंस के लिए मुसलमान औरत कोर्ट में जाकर 1986 के कानून के तहत जा सकती है। तो ये अगर तीन पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन ले, 1937, 1939 एंड 1986, ये तीनों कानून के अलावा मुस्लिम समाज के लिए हमारे देश में कोडिफाइड पर्सनल लॉ नहीं है। तो शादी की उम्र क्या होगी, कोई कानून नहीं है। पॉलीगमी का क्या करें, एक मुसलमान आदमी को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं, देयर इज़ नो लॉ। आदमी को अगर तलाक देना है तो वो कैसा दे दे, देयर इज़ नो लॉ। बच्चों की कस्टडी का क्या, मेंटेनेंस का क्या, इनहेरिटेंस का क्या, ये जितने भी पर्सनल लॉ के जो मुद्दे हैं उस पर द होल कम्युनिटी इज गवर्न्ड बाय द शरिया लॉ, व्हिच इज नॉट रिटन डाउन एनीवेयर। देयर आर बुक्स ऑन शरिया लॉ, अमीर अली फैजी, ये सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी है मुस्लिम फैमिली लॉ पर, लेकिन एक विधिबद्ध कोडिफाइड मुस्लिम लॉ फॉर द कम्युनिटी हमारे देश में नहीं है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, क्योंकि पूरे समाज, पूरे देश भर में सभी का एक पर्सनल लॉ है, अपने अपने धर्मों पर आधारित पर्सनल लॉ है, लेकिन मुस्लिम समाज का
धर्म आधारित पर्सनल लॉ नहीं है। इसके चलते क्या हो रहा है, और ये हमारे सामने अलग अलग केसेस आते हैं। हमारी 3 औरतों की शरिया अदालत चलती है जिसमें कई 2000 से ज़्यादा केसेस हमारे पास आ गए हैं 3-4 सालों में। तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द लीगल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय अ मुस्लिम वुमेन। तो सबसे पहला ये है कि शादी की उम्र प्यूबर्टी कही गई है, तो अ मुस्लिम गर्ल कैन बी मैरिड ऑफ एट प्यूबर्टी। तलाक का तरीका ऐसा है कि मुसलमान आदमी जो है वो जबान से चिट्ठी लिखकर काजी के जरिए वो एक औरत को तलाक दे सकता है। उस औरत की मौजूदगी भी जरूरी नहीं है, उस औरत की परमिशन या उसका हाँ कहना इस तलाक में वो उसकी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल यूनिलैटरल अपनी मर्जी से इंस्टेंटली वो जैसे तलाक मुंह से बोलेगा 3 बार तो वो तलाक हो जाएगी। इसको लीगली वैलिड माना जा रहा है और उसके चलते कई हजारों मुसलमान औरतें आज परेशान हैं। कई केसेस हमारे सामने आए हैं, 2-3 केसेस सामने रखूंगी ताकि एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं मुसलमान औरत के सामने। भोपाल की एक बच्ची है 20 साल की, वो जब सोई थी तब उसके शौहर ने उसको तलाक दी थी। जब वो सोकर उठी तब उसके शौहर ने उसको बोला जब तुम सोई थी तब मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तो प्लीज आप घर से निकल जाओ, ठीक है। दूसरी एक लड़की है, ये सब 19, 20, 18 इसी उम्र की लड़कियों के केसेस हमारे सामने हैं, 20, 22 उससे ज्यादा नहीं। मायके गई है, माँ के घर गई है, और जब वो अपने माँ के घर से अपने शौहर के गांव आती है तब गांव में जब दाखिल होती है तब उसको गांव वाले कहते हैं कि तुम वापस कैसे आ गई, तुम्हारा तो तलाक हो गया है, तुम वापस जाओ। तो ये कहती है कब हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसके शौहर ने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने इसे तलाक दे दिया है। लड़की का जो मामा है, लड़के के मामा को लेटर जाता है कि तुम्हारी भांजी को मैंने तलाक दे दिया। निकाहनामा के नीचे थोड़ी सी जगह बचती है पेपर के नीचे, वहां पर उस लड़की के ससुर ने लिख कर दे दिया कि मेरे बेटे ने इस लड़की को तलाक दे दिया है। तो निकाहनामा इटसेल्फ हैज दी तलाक रिटन डाउन ऑन इट। तो ये जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है तलाक का तरीका बहुत ही परेशानी है। इसके अलावा पॉलीगमी की बात कर लें तो ऐसे नहीं है कि मुस्लिम या मुसलमान आदमी ही पॉलीगमस है। पॉलीगमी सभी धर्मों में, सभी कम्युनिटीज में हम देखते हैं कि मर्द जो है एक से ज्यादा शादी करते हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि द शरिया लॉ अलाउज पॉलीगमी। तो मुस्लिम आदमी को लगता है कि उसका हक है, ये उसका अधिकार है कि वो एक से ज्यादा शादी कर सकता है। वो बहुत फख्र से बोलता है मैं तो कर सकता हूँ, ये तो हक मिला है मुझे। तो दैट इज वन इशू। सबसे ज्यादा खतरनाक जो इससे हमारे सामने आए हैं वो हलाला को लेकर है, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, हिला कहते हैं यहाँ पर। तो हलाला की प्रैक्टिस खासकर आपके यहाँ भी है और साउथ में भी, हम हैदराबाद के जो जगह है वहाँ पर ये हमारे सामने आए हैं। यहाँ पर एक आदमी है, औरत है, उनका तलाक हो गया है। आफ्टर सम टाइम अगर उनको साथ में आकर फिर से रहना है तो वो साथ में रह नहीं सकते हैं, फिर से शादी नहीं कर सकते। उस औरत को दूसरा निकाह करना पड़ेगा, वो आदमी उसको तलाक देगा, तो शादी उनको कंसमेट करनी पड़ेगी, शारीरिक संबंध रखना होगा, और जब वो आदमी उसको तलाक देगा तभी ही वो अपने पहले शौहर के पास आ सकती है। और ये बहुत ही घिनौनी प्रैक्टिस है जिसका विरोध हम कर रहे हैं, और हमें इसको करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूशन से कुछ कम नहीं है। हमारे सामने कई केसेस आए हैं जहाँ पर खुद काजी जो है अपने आप को ऑफर करते हैं हलाला मैरिजेस के लिए। तो ये एक प्रैक्टिस है। और दूसरा जो मुटा मैरिज या टेम्पररी मैरिज जो खासकर शिया लॉ में उसका अप्रूवल है, और कई जगह पर हम ये देखते हैं जहाँ पर लड़की छोटी है, 14 साल की है, 15 साल की है, और ये जो मुटा मैरिज यानी टेम्पररी मैरिज, तात्पुरती शादी, कि वो शादी 2 महीने के लिए होगी, 1 महीने के लिए होगी, 15 दिन के लिए भी होगी, जहाँ पर निकाहनामा के साथ साथ वो लड़की तलाकनामा भी साइन कर लेती है, उसको पता भी नहीं होता है वो क्या साइन कर रही है, और 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो निकाह जो है वो टूट जाता है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस मुस्लिम फैमिली लॉ को लेकर हमारे सामने है, कई सालों से हम इन केसेस को देख रहे हैं।
अभी इसको हम अगर देखते हैं कि अगर ये इस्लामिक शरिया लॉ में है तो कुरान में क्या है, तो हमने उसका पूरा एक स्टडी किया, अलग अलग हमने पब्लिकेशंस भी इसमें निकाले हैं। तो बहुत ही एक तरफ बहुत खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की भी बात है कि कुरान में कहीं पर ये प्रैक्टिस के बारे में जिक्र भी नहीं है। अगर आप एक एक इशू को ले लें, एज ऑफ मैरिज, द कुरान सेज दैट मैच्योरिटी क्राइटेरिया होना चाहिए शादी के लिए। शारीरिक मैच्योरिटी की बात कुरान में नहीं हुई है, जस्ट इट सेज बुलुगत, कि लड़की या लड़का मैच्योर हो जाते हैं तब आप उनकी शादी कीजिए। लेकिन हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं या ग्रुप्स हैं, उन्होंने मैच्योरिटी को सिर्फ फिजिकल मैच्योरिटी पकड़ लिया कि बस वो प्यूबर्टी हुई तब उसकी आप शादी करिए। तो ये देखकर हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ताकत मिलती है कि कुरान में कुछ और है लेकिन हमारे समाज में कुछ और हो रहा है। तो हमें वो चाहिए, हमें ऐसा कानून चाहिए जो कुरान आधारित हो, जहाँ पर औरतों के लिए जो कुरान में लिखा हुआ है वो हम तक कानून के जरिए पहुँचाया जाए। अगर हम तलाक की बात करें तो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक या ओरल डिवोर्स हैज नो मेंशन इन द कुरान। इनफैक्ट कुरान में लिखा है आर्बिट्रेशन होना चाहिए, आप आपस में आमने सामने बैठकर रिकंसिलिएशन की कोशिश होनी चाहिए। एक मर्द, एक इंसान लड़की के खानदान से बैठे, एक इंसान लड़के के खानदान से बैठे, उस मसले को हल करने की कोशिश करें, और अगर वो मसला हल ना हो तभी जाके तलाक। और खदीजा मैम ने जो बोला कि 3 महीने का गैप मिनिमम, आर्बिट्रेशन के लिए 3 महीने का गैप होना ही चाहिए तलाक फाइनल होने के पहले, ताकि उनके बीच में जो भी इख्तलाफात है, जो भी झगड़े हैं वो मिटा सके। तो ट्रिपल तलाक या ओरल डिवोर्स को भी देखें तो कुरान हैज गॉट अ मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन। कुरान में कहीं पर भी ट्रिपल डिवोर्स की बात नहीं हुई है। पॉलीगमी को ले लें, पॉलीगमी को लेकर कुरान में लिखा है, इवन इफ इट इज योर आर्डेंट डिजायर टू हैव to treat your wives equally, you cannot so marry one। अगर आपकी बहुत इच्छा है, आप चाहते हो कि एक से ज़्यादा बीवियों के बीच में मैं बराबर सा व्यवहार रखूं, आप चाहोगे तो भी आप नहीं रख सकते, इसलिए एक शादी करो। तो ये सब हलाला की प्रैक्टिस का तो कहीं पर भी जिक्र नहीं है। द कुरान सेज दैट अगर आपने आपकी मियाँ बीवी का तलाक हो गया है और इन अ नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम अगर औरत का दूसरा निकाह हो गया है, और इन द नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम दूसरा निकाह भी खत्म हो जाता है और डिवोर्स हो जाता है, और तब अगर औरत सोचती है कि मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना है तो वो जा सकती है। दिस इज दी सिचुएशन गिवन इन द कुरान। लेकिन उसको इतना ट्विस्ट करके मोड़ तोड़ के रखा है और सेकेंड मैरिज जो है वो मैंडेटरी कर दी है पहले शौहर के पास जाने के लिए। तो हमारा पूरा जो काम पिछले 10 साल में हमने किया है कि एक पूरा ड्राफ्ट हमने मुस्लिम फैमिली लॉ का तैयार किया, क्योंकि 86 के बाद कोई कानून में बदलाव ही नहीं आया है, कोई रिफॉर्म का प्रोसेस ही नहीं चला है। तो पूरे 10 साल के वक्त में हमने मुस्लिम फैमिली लॉ का एक पूरा ड्राफ्ट हमने तैयार किया है, जिसका पूरा बेसिस हमने कुरान रखा है कि जो कुरान में औरतों के लिए लिखा है उसको हम कैसे एक कानून में हम तब्दील कर सकें और उसको हम पूरे समाज में लागू कर सकें। ये लंबा प्रोसेस है, इसको हम पार्लियामेंट में ले जाएंगे और एक लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन हमारा ड्राफ्ट कम से कम तैयार है। इससे जुड़कर मैं जो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट है उस पर मैं अपनी बात रखूंगी। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन को लगता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 55 में बना है, पारसियों का, क्रिश्चियनों का, सबका अपना कानून है, मुस्लिम समाज के लिए भी एक कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली लॉ उनके धर्म के आधार पर बनना चाहिए, जिसमें औरतों को इंसाफ मिल सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पिछले 70 दशकों से 70 सालों से चल रही है, 7 दशकों से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट चल रहे हैं, किसी को लगता है होना चाहिए, किसी को लगता है नहीं होना चाहिए। लेकिन टिल टुडे, आज की तारीख में भी किसी के पास भी, ना गवर्नमेंट के पास है, ना महिला संगठनों के पास है, ना किसी के पास एक पन्ना भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का किसी के पास नहीं है। न सरकार के पास है, सरकार 2-2.5 साल से अभी गवर्नमेंट चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है।
there is not even one page of uniform civil code. So what are we talking about? हम ऐसी चीज पर डिबेट कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी के दिमाग में भी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ढांचा क्या होगा, व्हाट विल इट लुक लाइक। तो ये पूरा जो डिस्कशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो पॉलिटिसाइज किया है, कम्युनलाइज किया है। एक तरफ जो आज की सरकार है वो उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो संगठन है वो भी अपने लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ट्रिपल तलाक एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा, जब कभी भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, वो पूरे देश भर के लिए आएगा, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएगा। सो हिंदू मेजॉरिटी को क्या लगता है इसके बारे में? वो किसी ने हिंदू समाज से पूछा ही नहीं है, क्योंकि विद इन द हिंदू लॉ यू हैव सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन्स एंड द हिंदूज। तो एक बहुत बड़ा समुदाय हिंदू लॉ के अंदर गिना जाता है जिसमें दे आर एक्चुअली माइनॉरिटीज। तो किसी ने जैन समाज से पूछा है कि भाई आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए या नहीं? किसी ने नहीं पूछा। किसी ने क्रिश्चियन से पूछा है क्या? किसी ने पारसी से पूछा है क्या? प्लीज उनसे पहले पूछिए, बिकॉज दे आर सच अ स्मॉल कम्युनिटी। लेकिन उसको क्योंकि पॉलिटिसाइज करना है, इसलिए सिर्फ मुसलमानों को पूछा जाता है कि आप भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते। और हमारे जो बोर्ड जैसे जो संगठन है वो इतने पेट्रियार्कल है और इतने पिछड़े हुए हैं कि वो उसमें जंप कर जाते हैं उस डिबेट में विदाउट इवन वेटिंग फॉर द अदर्स टू रिएक्ट। और पूरा कम्युनलाइजेशन होता है इशू का, और उसमें मुस्लिम औरतों के जो मुद्दे हैं हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक ऑप्शनल यूनिफॉर्म सिविल कोड स्पेशल मैरिज एक्ट के जरिए ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है। 1955 में स्पेशल मैरिज एक्ट करना है जो एक ऑप्शनल सिविल कोड की तरह आज भी काम कर रहा है। उसको बेहतर बनाने की कोशिश हो, ना कि एक इशू को कम्युनलाइज किया जाए। जहाँ तक मुस्लिम औरतों का सवाल है, अभी हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉ कोडिफाई हो। ये जो मुद्दा है हमारा, ये अभी तक की किसी भी सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया है। मुसलमान औरतों को तो कम्युनिटी का मेंबर भी नहीं समझा जा रहा है। एक मुस्लिम औरतों को कुरान के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान औरतों को शरिया के बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम सिर्फ आलिमों का है, स्कॉलर्स का है, बोर्ड जैसे संगठनों का है, और वही जो चाहेंगे वही होगा। तो ये अभी बदल रहा है, क्योंकि मुसलमान औरतों ने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बना लिया है जो कुरान पर आधारित है। मुसलमान औरतें कुरान पढ़ रही हैं और उसमें से अपने मतलब वो खुद निकाल रही है। मुसलमान औरतों को कोई स्कॉलरशिप की और आलिमों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी कैन रीड आवर रिलीजन, वी कैन रीड आवर कुरान एंड वी कैन फाइंड आउट कि उसमें अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा है। हम डायरेक्टली पढ़ लेंगे, हमें किसी भी एजेंट की, किसी भी बीच के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने बीच में रहकर मुसलमान औरतों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। The All India Muslim Personal Law Board and other bodies extremely patriarchal, extremely regressive. जब हम कुरान में औरतों के अधिकार दिए हुए हैं, वो जब मांगते हैं तो उन्हें दिक्कत क्या है? जब हम ट्रिपल तलाक को हटाने की बात करते हैं, क्योंकि उसका जिक्र कहीं पर भी कुरान में नहीं है, तो व्हाट इज देयर प्रॉब्लम? वो सिर्फ अपना कंट्रोल कम्युनिटी पर बनाए रखना चाहते हैं, और उन्हें ये बात सहन नहीं होती है कि मुसलमान औरतें कैसे अपने अधिकारों के बारे में खुद बात कर रही हैं। ये जो हेजेमनी है, जो कंट्रोल है, जब उनके हाथ से छूट रहा है तभी उनको इसके बारे में बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन आज का ज़माना अलग है, औरतें पढ़ रही है, मुसलमान औरतों को अपने हक के बारे में पता है। शी इज़ नॉट जस्ट रीडिंग द कुरान, शी इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के संविधान में जो कुछ भी लिखा है, वो संविधान में जो उसके आर्टिकल्स, जो जितने 14 ऑनवर्ड्स जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो उन आर्टिकल्स पर मुसलमान औरतों का पूरा हक है। सो वी आर डिमांडिंग आवर कुरानिक राइट्स and we are demanding our constitutional rights, because it is this very constitution which is allowing personal laws to flourish. संविधान ने इजाज़त दी है कि हर मजहब के जो लोग हैं वो अपना पर्सनल लॉ खुद फॉलो करें, और उसमें वक्त से जैसे वक्त बदलता है उसमें बदलाव की मांग करें।
and we are demanding rights based on the Quran and based on the constitutional values. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए हमारे सामने किस तरह के चैलेंजेस आए हैं। 10 साल हो गए हैं हमारे पूरे काम को। अलग अलग पर्सनल लॉ रिफॉर्म के ऊपर हमने काम किया है। तो उसमें एक काम तो ये है कि ड्राफ्ट बनाया है हमने, इस तरह के पैम्फलेट्स और लीफलेट्स भी बनाए हैं जिसमें कुरान की आयतों के बारे में हमने लिखा है, क्योंकि इसमें जो लिखा है वही हमें चाहिए, ऐसे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग पब्लिकेशंस हमने निकाले हैं। ये 100 केस स्टडीज़ का एक पब्लिकेशन है। इस तरह हमने 3 पब्लिकेशंस निकाले हैं जहाँ पर विक्टिम्स ऑफ ओरल डिवोर्स उन्होंने अपनी खुद टेस्टिमनीज रखी है सामने, और उन्होंने खुद कैसे बताया है कि उनके साथ किस तरह का तलाक हो रहा है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। तो अलग अलग कैंपेन्स के ज़रिए, पब्लिकेशंस के ज़रिए हम पूरे कैंपेन को हम चला रहे हैं। अभी इसमें हमारे सामने चैलेंजेस क्या है? बहुत ऑब्वियसली चैलेंजेस हमारे सामने जो पेट्रियार्कल रिलीजियस ग्रुप्स है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। जिस तरह से कट्टरवाद, एक फंडामेंटलिज्म, एक कॉन्जर्वेटिज्म हमारे समाज में बढ़ रहा है, वो बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। जहाँ पर हमारे जैसी मुस्लिम औरतें जो कुरान की बात करती हैं, जो कुरानिक राइट्स की बात करती हैं, वी आर नॉट कंसिडर्ड मुस्लिम्स एट ऑल। हमें कहा जाता है कि आप तो मुसलमान दिखते भी नहीं हो, आपने तो सर भी नहीं रखा है, आपने तो साड़ी पहनी है, आपने तो ड्रेस पहना है, आपने तो हिजाब नहीं रखा है। तो मुद्दों पर बात ना करते हुए वो पर्सनल चीज़ों पर आ जाते हैं और हमारी पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर उनका सवाल उठता है। ये जो बोर्ड जैसे जो इदारे हैं उनका कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस है, उसको सरकार ने नहीं बनाया है। ये एनजीओ है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोई स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं। इसलिए हम उनसे पूछते हैं कि हम आपसे बात भी क्यों करें। हम बात करेंगे तो हम डायरेक्ट कम्युनिटी से बात करेंगे, डायरेक्ट महिलाओं से बात करेंगे, और हम सरकार से बात करेंगे जिसकी जिम्मेदारी है कि मुसलमान औरतों को उनके अधिकार दिला दें। हमारे सामने ये भी एक चैलेंज है कि हमारे समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो बोलता नहीं है। जो एजुकेटेड है, प्रोफेशनल्स है, कहीं ना कहीं एक बेहतर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में को बिलोंग करते हैं, वो मुस्लिम औरतों के लीगल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात नहीं करते। उन्हें कहीं पर ऐसे लगता है कि कम्युनिटी से उनको तकलीफ होगी या जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स है वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन एक समाज का पढ़ा लिखा तबका अगर बोलेगा नहीं तो वो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? हमें बार बार ये भी कहा जाता है, क्योंकि हम औरतों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कुरानिक राइट्स की बात कर रहे हैं, हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए या हमें जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस पर ये इल्ज़ाम हम पर बार बार लगता है कि हम बीजेपी के खड़े किए हुए लोग हैं, या हम आरएसएस के खड़े किए हुए लोग हैं, या हम वीएचपी के, आजकल तो प्रमोशन हुआ है, वीएचपी के लोग बन गए हम लोग। तो हाउ डू यू डिस्क्रेडिट एन ऑर्गेनाइजेशन? या तो पर्सनल अटैक करें या इस तरह आपकी क्रेडिबिलिटी और आपके काम को मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जब हम ये लीफलेट उनके सामने रखते हैं कि ये देखिए, ये कुरान में ये आयत लिखी हुई है सूरह निसा में वर्स नंबर 35, जिसमें आर्बिट्रेशन की बात हुई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? यू डोंट वरी अबाउट व्हाट आई एम वेयरिंग एंड हाउ आई एम लुकिंग, यू गिव मी एन आंसर टू दिस कुरानिक वर्स जहाँ पर आर्बिट्रेशन इज मैंडेटरी। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, कोई जवाब ही नहीं है। सो these are the kind of challenges that we are going through. हमें ताकत कहाँ से मिलती है? Where is the strength coming from? हमें लगता है कि हमने कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में हमारे कुरान है, एक हाथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये दोनों में से ही जो हमें ताकत मिलती है उसके वजह से हम आज यहाँ पर 10 साल हमने निकाले हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर अभी तक ये बोला जा रहा था कि या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में मानिए, यू आर एन इंडियन फर्स्ट, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट योर रिलीजियस आइडेंटिटी, या जो हमारे समाज के जो कट्टरवाद लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, यू आर अ मुस्लिम फर्स्ट एंड लास्ट,
बाकी कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, या बाकी और चीज़ के बारे में आपको बात ही नहीं करनी है। तो हमारे काम में, हमारे पोजीशनिंग में हमने ये कहा है कि मेरे आइडेंटिटी में कोई हायरार्की लाने की कोशिश ना करें। आई एम एन इंडियन मुस्लिम विमेन। जितना मुझे मेरे कुरान पर मेरा हक है उतना ही इस देश के संविधान पर है, और मुझे जहाँ पर से मुझे ताकत मिलेगी वो मैं लूँगी। तो मैं कुरान में मेरे जो हक है वो भी लूँगी, देश के संविधान में जो मेरे हक है वो भी लूँगी। सीडॉक जो एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मैं वहाँ से भी अपने अधिकार लूँगी, मैं यूडीएचआर से भी लूँगी। तो जहाँ से मुझे ताकत मिलेगी मैं वहाँ से अपने अधिकारों के लिए मांग करूँगी। मैं कोई भी ऐसे सुराग नहीं छोड़ूंगी जहाँ से मुझे ताकत मिले। तो ये जो हायरार्की में हमें डालने की कोशिश की है वो हमने नहीं किया, वो हमारी ताकत है। हम ये भी मानते हैं कि सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को सेक्युलर कहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नास्तिक हूँ। सो सेक्युलरिज्म इज नॉट अकीन टू एथिज्म। When I say I am a secular person, I believe that all religions are equal and that all religions have to respect each other। और स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं है, स्टेट का अपना कोई मजहब नहीं हो, लेकिन मेरे मुसलमान होने में और सेक्युलर होने में, या मेरे हिंदू होने में और मेरे सेक्युलर होने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। आई एम अ बिलीविंग मुस्लिम। मैं अपने मजहब को मानती हूँ, पूरी आस्था से अपने मजहब को मानती हूँ, और मैं सेक्युलर हूँ। तो ये इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखाई नहीं देता है, सिंपली बिकॉज आई हैव डिफाइंड सेक्युलरिज्म एज रिस्पेक्टफुल फॉर ऑल रिलीजन्स एंड नॉट एथिज्म। सो दिस इज वेयर वी गेट आवर स्ट्रेंथ फ्रॉम। वी ऑल्सो, हमें ये भी लगता है कि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में एक इस्लामिक फेमिनिज्म का वेव चला है। 10-15 साल पहले कुछ मुसलमान औरतें जिनका नाम हम सब सुने हैं शायद, फातिमा मरनिजी है, अमीना वदूद है, ज़ीबा मीर हुसैनी है, रिफत हसन है, ये मुसलमान औरतों ने फिर से कुरान पढ़ने की कोशिश की है। क्योंकि अभी तक जो इंटरप्रिटेशन हमारे सामने आया है वो बहुत ही पेट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन है, लेकिन आज मुसलमान औरतें फिर से कुरान पढ़ रही है। दे आर री रीडिंग द कुरान, री ट्रांसलेटिंग द कुरान, री इंटरप्रेटिंग द कुरान, और उसमें औरतों के लिए बहुत कुछ है। There is enough in the Quran for women to fight for her rights। तो ये जो एक women's rights होने में, अब एक औरत होने के नाते मेरे जो अधिकार है वो मांगने में, और अगेन मेरे मुसलमान होने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। I have full right over my all the rights that should come to me as a women, वो मांगने में और मेरे मुसलमान होने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो a lot of women Islamic scholars have emerged in the last 2 decades, जहाँ पर इस्लाम को और फेमिनिज्म को, या इस्लाम को फेमिनिस्ट नज़रिए से देखने की कोशिश हुई है, और हम अपने आप को उस इस्लामिक फेमिनिज्म का हिस्सा मानते हैं। मुसावा जैसे ग्रुप बने हैं मलेशिया में है, जहाँ पर वो इस तरह के स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसका हम हिस्सा है। जहाँ पर हम ये मानते हैं कि हर औरत का, हर इंसान का अपने खुदा के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, बीच में इंटरप्रेटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है। इफ कुरान हैज़ कम डाउन फॉर ऑल ऑफ अस, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया है, कुरान पूरे दुनिया के लिए आया है, तो उसको पढ़ने का और उसको समझने का अधिकार मेरे पास है, और उसको मैं समझूंगी, और उसमें मेरे लिए क्या अधिकार दिए हुए हैं वो मैं लेकर रहूँगी। और एक चीज़ जिससे हमें ताकत मिली है वो ये है कि वी बिलीव दैट हमको विक्टिमहुड से सिटीजनशिप की तरफ जाने की बहुत ज़रूरत है। कि ठीक है, वी आर विक्टिम्स, एक पूरा हिंदू कम्युनलिज्म का अफेक्ट हमारे ऊपर है, और जिस तरह से आज़ादी के बाद से कम्युनलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम समाज के ऊपर राइट विंग हिंदुत्व ग्रुप्स की मार हुई है, एक बहुत बड़ा नुकसान हम झेलते हुए आए हैं। सो यस, वी आर विक्टिम्स, लेकिन हमें हमारा माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है कि विक्टिम मोड में हम कब तक रहेंगे। वी हैव टू लुक एट आवरसेल्व्स एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री।
not just Muslim women but as an entire community, we have to move from being victims to being citizens. And as BMMA होने के नाते हमें ये जो पैराडाइम शिफ्ट हमने किया है उससे हमें बहुत ताकत मिली है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ और एज अ सिटीजन जो मुझे अधिकार मिलने चाहिए वो मैं लेकर रहूँगी, और मुझे मेरे मुसलमान होने में कोई शर्म नहीं महसूस होती है. I am not apologetic about being a Muslim, and I am not apologetic about being an Indian Muslim, and I am very happy and I am proud that I am part of this nation. And इससे जो भी मेरे हक बनते हैं सिर्फ मेरे लिए नहीं तो पूरे मेरे समाज के लिए और पूरे देश के जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उन सब के साथ हाथ मिलाकर हम कैसे अपने अधिकारों को पा सकते हैं. एंड लास्टली, व्हाट हैव बीन आवर अचीवमेंट्स. पिछले 10 साल में हमने क्या क्या हासिल किया है. ड्राफ्ट लॉ बनाया है, कैंपेन मुस्लिम ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट की है. हमने दारुल उलूम निस्वां करके एक संगठन रजिस्टर किया है जिसमें हम आज की तारीख में 30 बहनें, मुसलमान बहनें ऐसी हैं जो काजी बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं. हमारे 2 मॉड्यूल्स हो गए हैं, तीसरा बाकी है. तो ये पूरे मॉड्यूल हमने तैयार किया है कि हाउ कैन अ मुस्लिम वुमेन बिकम काजी. निकाहनामा हमने हमारा तैयार किया है जिसमें कोई भी मुसलमान जो कपल है वो इसके तहत शादी कर सकते हैं. कई स्टडीज़ हमने किए हैं, उसमें से ये एक स्टडी हमने 2 साल पहले रिलीज़ की थी जहाँ पर 92% ऑफ मुस्लिम वुमेन हैव सेड दैट ट्रिपल डिवोर्स जो है वो बंद होना चाहिए. अलग अलग तरीके से मुस्लिम औरतें क्या चाहती है उनकी आवाज़ बाहर लाना ये हमारी कोशिश रही है. इसके अलावा यंग मुस्लिम लड़कों के साथ, एडोलेसेंट मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ हमारा काम चलता है. हमने ये भी कोशिश की है कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा है उसको हम लार्जर फ्रेमवर्क में कोडिफिकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, ये हमारी डिमांड को हम आगे ले जाएं. और उसके तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली है. इस साल जून में हमारी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है जहाँ पर हम ट्रिपल तलाक और हलाला की प्रैक्टिस के ऊपर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात रखें. हमारा पेटिशन के साथ साथ सायरा बानो, इशरत जहां और आफरीन, ये 3 जो विक्टिम्स हैं उनके भी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. सो वी आर होपिंग दैट सुप्रीम कोर्ट विल गिव अ गुड जजमेंट. एंड लास्टली, मुंबई हाई कोर्ट में हाजी अली को लेकर हमने पेटिशन जो डाला था 2014 में, और 2016 में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये इजाज़त दे दी कि हम 1000 के अंदर, जो पहले हम जाते थे फिर 2000 पर रोक लगा दी गई, और 2016 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम फिर से अभी हाजी अली दरगाह के मज़ार में जा सकते हैं. तो ये हमारी कुछ अचीवमेंट्स हैं, कुछ हमने हासिल किया है. पूरी कोशिश ये है कि मुसलमान औरतों की एक आवाज़ हम बाहर निकालें जो इंसाफ की आवाज़ हो, बेहतरी की आवाज़ हो, और हमारे जो इस्लामिक वैल्यूज़ है वो जस्टिस, इक्वालिटी, विजडम एंड कंपैशन, कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इंसाफ में मानना है, बराबरी में मानना है और रहमदिली में मानना है. और ये इस्लामिक वैल्यूज़ ही है जो हमारी ताकत है. थैंक यू सो मच.